नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 5 नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नंबर 2, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. At this point, you should pause the video, read the question again very carefully, recall your concept, think over it properly, and mark your answer somewhere. Then you can move towards answer analysis and explanation part. In this question, our correct answer is D. That is neither 1 nor 2. ना तो एक और ना दो. Let's see why the statements are wrong. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half. Not the half, but there is a limit 40 to 1/3 of state legislative assembly. So this statement is wrong. In second, the governor of a state nominates the chairman of legislative council of that particular state. Governor does not nominate, but chairman is elected by the state legislative council itself from its members. So second statement is also wrong. इन एक्सप्लेनेशन पहले हम जानते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लेवल पे, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, स्टेट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। आर्टिकल 168 से 212 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस एंड पावर से डील करता है। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन काउंट होते हैं? गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है। कौन कौन सी? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन अदर स्टेट्स जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी कंपोजिशन में सिर्फ गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही काउंट होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। जैसे सेंटर में राज्यसभा है वैसे स्टेट के लेवल पे एसएलसी है। ये सेकंड हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का। और पार्लियामेंट इसको क्रिएट भी कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। अगर उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से और पार्लियामेंट को ये बोले या तो इस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दीजिए या उसको है तो ख़त्म कर दीजिए, देन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। मेंबर्स जो हैं उसके इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट फिक्स्ड है कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लिमिट के बीच में उसके मेंबर्स हो सकते हैं। किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट फिक्स करती है। जो इलेक्शन है मेंबर्स का वो कैसे होता है? 1/3 आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम दोज पीपल हु आर नॉट एमएलए, राइट। उसके अलावा जो 1/3 हैं वो लोकल बॉडीज़ द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 जो हैं उनको ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हैं और 1/12 को टीचर्स इलेक्ट करते हैं। ये सभी टोटल 5/6 बनते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं रिमाइंडर उनको दैट इज़ 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, राइट।
ये जो इलेक्शन होता है ये किसके बेस पे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बात करते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, दोनों ही वहीं से इलेक्ट किए जाते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। और उसके उनके अलावा एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी होता है, जिसको कौन नॉमिनेट करता है? चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। उसका क्या काम होता है कि वो एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट करेगा किस केस में? अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट हो तो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं? राइट, नंबर 1, सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। नंबर 2, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति करना। नंबर 3, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। नंबर 4, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, 1 and 2, 1 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4. So correct answer in this case is B, that is 1 and 3 only, right? Let's see why 1 and 3 are correct and the others are wrong. Sending a report to the President of India for imposing president rule, that is correct because ये उनकी discretionary power है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर नहीं आती है, वो सीएम के एडवाइस पे अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर ही करते हैं उनको। And then making the rules for conduct of the business of state government, that is also not discretionary power. Reserving certain bills is a discretionary power. In explanation we will look at the discretionary powers of governor in detail. सबसे पहले जानते हैं गवर्नर कौन है। गवर्नर जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन है? गवर्नर प्लस सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ। देन आर्टिकल 153 to 167 deals with state executive which is mentioned in part 6 of Indian Constitution. गवर्नर के दो रोल होते हैं मेन, क्या क्या? एक तो वो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, दूसरे वो रिप्रेजेंटेटिव है सेंटर के स्टेट के लेवल। उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उनको सिटीजन होने चाहिए इंडिया के और 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। उनको कौन नॉमिनेट करता है? सेंटर नॉमिनेट करता है, लेकिन वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उनका टेन्योर क्या है? यूजुअली 5 ईयर का टेन्योर है, मगर वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं। डिस्क्रेशनरी पावर्स उनकी मेनली दो टाइप की हैं। नंबर 1, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, नंबर 2 है सिचुएशनल डिस्क्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन में सबसे पहले है कि वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या फिर वो किसी ऑर्डिनरी जो साधारण बिल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको साइन करने से मना कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के रूल को भी रेकमेंड कर सकते हैं एक रिपोर्ट भेज के अंडर आर्टिकल 356। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होती है इस सिचुएशन में जब वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे होते हैं किसी यूनियन टेरिटरी के। देन इन एडिशन टू दिस वो डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, अमाउंट को, कौन सी अमाउंट जो पेबल है किसके द्वारा, शेड्यूल 6 स्टेट्स जो हैं उनके द्वारा, किसको, जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनको जो शेड्यूल 6 स्टेट्स पेमेंट करती हैं एज ए रॉयल्टी। कौन सी रॉयल्टी? एक्रूइंग फ्रॉम लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। उस अमाउंट को भी वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सीएम से भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किस बारे में? स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे में। सिचुएशनल डिस्क्रेशन कौन कौन सी हैं उनकी?
कि सीएम की अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग उनके पास डिस्क्रेशन है, मनमर्जी है एक टाइप से। किस केस में? जब हंग असेंबली है, मतलब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं किसी की भी पार्टी की, या फिर सीएम की डेथ हो जाती है बिना कोई क्लियर सक्सेसर हुए, कि भाई उनके बाद कौन उनको सक्सीड करेगा, इस चीज़ पे क्लियरिटी नहीं है, और सीएम की डेथ हो जाती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसल कर सकते हैं अगर वो कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करने में फेल हो जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी लूज कर देती है अंडर आर्टिकल 174। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, in India, the same person cannot be appointed as governor for two or more states at the same time. भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। B, the judges of the High Court of the state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ ए गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। इन द केस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव सेटअप, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। The correct answer in this case is C, क्योंकि संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं है उनको हटाने के लिए। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन पे काम करता है। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं। यूजुअली 5 ईयर का टेन्योर होता है। देखते हैं दूसरे ऑप्शन क्यों गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग सेम पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल। दूसरे स्टेटमेंट में जो है, जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको गवर्नर नहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव सेटअप है, वहाँ पे जो सीएम है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं सबसे पहले गवर्नर के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल। इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है गवर्नर कौन है, बेसिक उनकी अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 153 में क्लियरली मेंशन्ड है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी एक इंसान को, सेम पर्सन को दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता। अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल 155 में मेंशन्ड है कि वो अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। उनको नॉमिनेट करेगा सेंटर। उनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी? आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन पे काम करेंगे। वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, मतलब अगर उनको हटना है तो प्रेसिडेंट को रिटर्न में रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। यूजुअली इनकी टर्म 5 साल की होती है। हाई कोर्ट जज के बारे में भी एक स्टेटमेंट में बात की गई है। हाई कोर्ट के जज को देखते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और गवर्नर जिस स्टेट के हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस होने वाले हैं उसी स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। देन चीफ जस्टिस के अलावा जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन इस केस में कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट भी होंगे। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और एटलीस्ट 10 साल के लिए या तो कोई जुडिशियल ऑफिस उन्होंने हेल्ड कर रखा हो, या फिर वो एडवोकेट हो हाई कोर्ट के 10 साल से। टेन्योर के रिगार्डिंग उनकी एज 62 ईयर्स होनी चाहिए, और उस पोस्ट से वो रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर अपॉइंटेड
वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, देन दैट पोस्ट बिकम वैकेंट, या फिर अगर उनका किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो दैट पोस्ट बिकम वैकेंट। उनको हटाया कैसे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। कैसे हटते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? उनके लिए एक मोशन लाना पड़ेगा। कैसा मोशन? जिसके लिए लोकसभा में 100 MPs का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में 50 का, जो लोकसभा के केस में स्पीकर को देना पड़ेगा और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। और अगर वो एडमिट हो जाता है, देन स्पीकर या चेयरमैन कमेटी सेटअप करेंगे, वो कमेटी उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगी। अगर वो जज गिल्टी पाए जाते हैं तो उस मोशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट, जो फाइनल डिसीजन लेंगे। जो सीएम है यूनियन टेरिटरी के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और दूसरे मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन सीएम की एडवाइस पे। Moving to our next question, consider the following statements. Number 1, no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. किसी राज्य के राज्यपाल की प्रीलिप्दियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So in this case the correct answer is both 1 and 2. दोनों ही कथन सही हैं. उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती उनकी ऑफिस के दौरान, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है. उसके लिए 2 months का नोटिस देना पड़ेगा. एंड इन सेकंड स्टेटमेंट उनके जो एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, उनको कम नहीं किया जा सकता उनकी ऑफिस के जब वो पद पे हैं उस दौरान. ये चीज़ आती है गवर्नर की सर्विस कंडीशन के अंदर. उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं कि उनको MP या MLA MLC की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए. सेकंड इज़ उनको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है. देन उनको रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा जिसको राजभवन बोलते हैं. एंड इन एडिशन टू दिस उनके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी. और ये जो चीज़ है ये कैन नॉट बी डिमिनिश्ड राइट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. कुछ इम्यूनिटीज़ हैं गवर्नर को प्रेसिडेंट की तरह. कौन कौन सी? पहली है पर्सनल इम्यूनिटी. किस चीज़ से? लीगल लाइबिलिटी. जो भी ऑफिशियल एक्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई लीगली उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं किया जाएगा. सेकंड जो है उनको इम्यूनिटी है किस चीज़ से? क्रिमिनल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल एक्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. एंड इन एडिशन टू दिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड, लेकिन उसके लिए 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और वो उसके उनके पर्सनल एक्ट्स के रिगार्डिंग होंगे. मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. किसी राज्य में मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है. नंबर 2, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज़ ए फिक्स्ड टेन्योर. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So in this case D is the correct answer. दोनों ही statements गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है. देखते हैं क्यों गलत है. द चीफ सेक्रेटरी जो हैं स्टेट के उनको अपॉइंट गवर्नर नहीं करते हैं. ही इज चोजन बाय द CM और उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है राइट. वो ही हैज़ नो फिक्स्ड टेन्योर. तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग कौन होते हैं? इट इज़ द हाईएस्ट और सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट.
इट इज़ ए कैडर पोस्ट फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उनको कौन पिक करते हैं? सीएम का काम उनको चूज करना। एंड देन ही एक्ट्स एज चीफ एडवाइजर टू द सीएम इन ऑल मैटर्स ऑफ द कैबिनेट। एंड उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।